हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास के मैटर इन आवर सराउंडिंग इसके क्वेश्चन आंसर डिटेल में पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं, सोल्व हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन। आपको स्टेटमेंट्स दी गई है और उनके रीजन आपको बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, राइट करने हैं। A gas fills completely the vessel in which it is kept. कोई भी गैस एक वेसल को पूरी तरह से क्या कर लेती है, भर देती है, जिसमें इसको रखा जाता है। आपको इस स्टेटमेंट के पीछे जो रीजन है उसको एक्सप्लेन करना है कि एक गैस पूरी तरह से एक वेसल को किस तरह से भर देती है। तो बहुत आसान है, आपको बताना है कि गैसियस स्टेट में जो डिस्टेंस होता है या फिर गैप होता है बिटवीन टू पार्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। दैट इज वाई पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। पार्टिकल पूरी तरह से मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। यही वजह है वो ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं जिस वेसल में उसको रखा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। देयर इज लिटल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस। अट्रैक्शन लिटल है, दैट मीन्स उनके बीच में जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा। दस गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। इसीलिए जो गैस पार्टिकल हैं वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देयरफॉर गैस कंप्लीटली फिल द वेसल इन विच इट इज केप्ट। इसीलिए गैस पूरी तरह से उस वेसल को भर देती है जिसमें इसको रखा जाता है। बी हमारे पास स्टेटमेंट है, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये बी पॉइंट है। अब जैसा कि आपको पता है, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं गैस के पार्टिकल। तो जितने बाउंड्रीज होंगे उनके ऊपर वो स्ट्राइक करेंगे ताकि और आगे तक मूव कर सकें, और इसी वजह से वो प्रेशर वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है बाउंड्रीज के ऊपर। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ इसको। पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। उनके पास स्पीड ज़्यादा होती है, मूवेबल स्पीड होती है उनके पास। As a result, the particle hit each other and also hit the walls of container with a force. कंटेनर के साथ भी फोर्स लगाते हैं, उनके टकराते रहते हैं, स्ट्राइक करते हैं। Therefore, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस के पार्टिकल कंटेनर्स की वॉल के ऊपर भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, मतलब प्रेशर पैदा करते हैं। जैसे बैलून का जो प्लास्टिक होता है, रबर होता है, वो फैल जाता है जैसे हम उसमें हवा भरते हैं, यानी गैसेस से भरते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो गैसेस हमने फिल की है वो उसकी बाउंड्रीज को एक प्रेशर के साथ बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। डी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज ए सॉलिड। वुडन टेबल को हमें एक सॉलिड कहना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोली गई है। रीजन इसके पीछे क्या है? जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सभी टेबल के अंदर है। जैसे जो पार्टिकल के बीच में गैप है वो कम होना चाहिए, बिल्कुल है। डेफिनेट शेप होनी चाहिए, वो भी है। डेफिनेट वॉल्यूम, ये भी है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसके पास, यानी स्ट्रेंथ भी है इसके पास, मजबूत है। कंप्रेसिबल नहीं है, ये कंप्रेसिबल भी नहीं है, और रिजिड बिहेव करती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? सॉलिड की। दैट इज वाई वी कॉल्ड ए वुडन टेबल एज सॉलिड। डी पॉइंट हमारे पास है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। हम हवा में बड़ी आसानी से हाथ मार सकते हैं, आल्सो एयर इज ए टाइप ऑफ मैटर। लेकिन हाथ अगर हमें मारना है किसी भी सॉलिड के केस में, जैसे यहाँ पर वुड ब्लॉक लिया गया है, तो उसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा या फिर किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी कराटे एक्सपर्ट हो। तो बहुत आसान है इस चीज़ को समझना, क्योंकि पार्टिकल जो होंगे सॉलिड के वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे। इसी वजह से स्ट्रेंथ बन जाएगी उसके अंदर, और हम उसके अंदर से बड़ी आसानी से पास नहीं हो सकते। स्पेस उनके बीच में बहुत कम होता है। सॉलिड के केस में जो स्पेस होता है वो कम होता है, यही वजह है वह एज ए रिजिड बिहेव करते हैं।
हमें ज़्यादा फोर्स की नीड पड़ेगी, यानी कराटे एक्सपर्ट हमसे ज़्यादा फोर्स वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। ये कहता है कि डेंसिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज़्यादा डेंसिटी वाले के ऊपर तैरेगा, यानी पानी को बर्फ के ऊपर तैरना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, लेकिन होता इसका रिवर्स है। जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है। ये हमें रीजन बताना है। बहुत आसान है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और अगर हम इस फॉर्मूले का फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आइस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने बबल्स ज़रूर देखे होंगे आइस के अंदर, वो बबल्स जो होते हैं वो एयर स्पेस होते हैं, यानी जितना वहाँ पर मैटर है उतना है नहीं एक्चुअली, वो एयर की वजह से इतनी फैली हुई दिख रही है वो आइस। दैट इज वाई मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम ये रेशो कम आती है फिर निकल के, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं। और एक लाइन में यहाँ पर इसको स्टॉप किया जा सकता है, एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। अगर डेंसिटी कम होगी तो वो बड़ी आसानी से तैर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें आपने टेम्परेचर कन्वर्ट करना है। सेल्सियस स्केल और केल्विन में एक रिलेशन है हमारे पास, कि मान लीजिए आपको सेंटीग्रेड में आंसर दिया गया है या फिर कोई स्टेटमेंट दी गई है। मान लीजिए 1 सेंटीग्रेड है, तो 1 सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन प्लस 273। बहुत आसान है कि मान लीजिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन से आसानी रहेगी। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है टेम्परेचर, अगर हमें इसे केल्विन में चेंज करना हो तो इसमें जस्ट आपने 273 केल्विन ऐड कर देना है, टोटल आंसर आपका आ जाएगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाएगा 100 प्लस 273 केल्विन, आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। यानी 100 डिग्री में आपने अगर 273 जोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा 373 केल्विन, केल्विन में चेंज हो गया, ये फॉर्मूला है। इसका रिवर्स अगर हमें करना पड़े, या जैसे 300 केल्विन है यहाँ पे और हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो 273 को माइनस कर देंगे इसमें से। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर यही है, 300 केल्विन दिया गया है, इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, आंसर हमारे पास होगा 273 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 573 केल्विन को अगर हम सेंटीग्रेड में बदलना चाहें तो 273 फिर माइनस कर दीजिए, रिजल्ट में हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आंसर आता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये जो आपके पास नेक्स्ट है, इसमें पूछता है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो भी स्टेट होगी वो वेपर स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी वाटर की। और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कंडीशन होती है वाटर की, वो बॉईल हो रहा होता है उस टेम्परेचर पे, यानी लिक्विड एज वेल एज जो है सॉलिड गैस, जो गैसियस टर्म दोनों होंगे, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। तो ये यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से क्या होगा। उसके बाद ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है किसी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं फॉर एनी सब्सटेंस, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है तो सेम निकलता है। हमें आंसर देना है इसका। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, समझने में थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। यहाँ पर होता क्या है, पार्टिकल के जो गैप होते हैं पार्टिकल, या फिर अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स में किसी भी मैटर में, किसी भी स्टेट के लिए,
तो उन अट्रैक्शन को पहले ख़त्म करना पड़ता है अगर हमें चेंज करना है एक स्टेट को दूसरी स्टेट में। तो वो जो अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करने में टेम्परेचर यूज़ हो रहा है। यानी टेम्परेचर जो यूज़ होता था इंक्रीज़ करने में टेम्परेचर मैटर का, वो टेम्परेचर तो किसमें यूज़ हो गया? उन पार्टिकल को दूर-दूर करने में या चेंज करने में, ठीक है? तो उस टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा अपने आस-पास की दूसरी स्टेट के ऊपर। तो उससे रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। डूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, यानी किसी स्टेट के चेंज के दौरान द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड। जो भी टेम्परेचर हमने प्रोवाइड कराया था, हीट जो प्रोवाइड कराई थी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो तो यूटिलाइज हो गई किसके लिए? उन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए जो पार्टिकल के बीच में लग रही है। Therefore, this heat does not contribute in increasing the temperature of substance. इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो पाया है टेम्परेचर इंक्रीज होने का। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।